नमस्कार, द वायर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आरफ़ा खानम शेरवानी। कभी आपने सोचा था कि नरेंद्र मोदी का कद छोटा हो जाएगा? कभी आपने सोचा था हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को 700 और 1200 साल में पहले नेता आने वाले व्यक्ति न सिर्फ़ कि वो बल्कि पूरा का पूरा उनका जो समर्थन समूह था वो ये कहता था कि 700 साल में ऐसा नेता आया है, 1200 साल में ऐसा नेता आया है। वो खुद उन्होंने ये कह दिया कि मैं खुद बायोलॉजिकली बॉर्न नहीं हूँ। यानी मैं एक आत्मा या एक परमात्मा हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इंसान है और इंसानी शक्तियाँ हैं और इंसानी जो लिमिटेशंस हैं, उनसे बाहर हैं नरेंद्र मोदी। मुझे लगता है यही वो एक ऐसी बात थी जब अपने आप को उन्होंने परमात्मा घोषित कर दिया, जो मुझे लगता है परमात्मा को शायद नागवार गुज़र गई। अब इस पूरी बात को आप ये देखिए कि हमारे ही जीवन काल में क्या आपने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जो सोचेंगे, जो चाहेंगे वो कर नहीं पाएँगे। अभी प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने नहीं ली है। ये ज़रूर है कि उन्हें एनडीए का नेता चुन लिया गया है। इससे पहले कि उन्हें भाजपा का नेता चुना जाता प्रधानमंत्री के तौर पर, एनडीए के नेता के तौर पर वो चुन लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये मैं आपको दावे के साथ आज ही कह रही हूँ और इसकी बुनियाद भी आपको बताऊँगी कि मैं क्यों कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में मैंने आपको कल भी कहा था कि 3 नहीं बल्कि ढाई नरेंद्र मोदी जो आएँगे, अपना तमाम तरह का आइडियोलॉजिकल जो एजेंडा है, विचारधारा के स्तर पर जो आरएसएस चाहती थी 2025 में भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, भारत के मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, भारत के मज़दूरों को, किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, इन सब के अधिकार और इनकी जो आज़ादियाँ हैं, वो छीन कर बहुत कम कर दी जाएँ। ये सब साज़िश मुझे नाकाम होती हुई अभी से प्रतीत हो रही है। अब ये बयान आप देखिए केसी त्यागी, जेडीयू के नेता केसी त्यागी का एक ऐसा सनसनीखेज़ बयान आया है, जिससे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने से पहले इस सरकार के जो रुझान हैं, ये सरकार कैसे होगी उसके रुझान पहले से ही आने शुरू हो गए हैं। अग्निवीर पर फिर से विचार करने की ज़रूरत, वन नेशन वन इलेक्शन पर हम साथ हैं और यूसीसी पर हम विमर्श करेंगे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं नीतीश कुमार जिनको बार-बार पलटी कुमार और न जाने क्या-क्या कहा जाता है। वो नीतीश कुमार उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो नायडू साहब हैं, दोनों लोग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मैं बता रही हूँ आपको कि नाक में दम करके रखेंगे नरेंद्र मोदी जी के। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाएँगे, वो ब्रिटेन जाएँगे, वो फ्रांस जाएँगे, वो यूरोप में और दूसरी जगहों पे जाएँगे, वो एशिया में दूसरी जगहों पे जाएँगे लेकिन जो अपना चैन है, जो अपना सुकून है, वो यहीं पर छोड़ जाएँगे क्योंकि क्या पता कब जो नीतीश कुमार हैं, उनकी अंतरात्मा जाग जाए। क्या पता जब चंद्रबाबू नायडू उनका कब इरादा बदल जाए। 2 बैसाखियों पर बुनियाद करती हुई ये सरकार बनेगी जब भी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। ये जो हरा जैकेट आप उनका देख रहे हैं, इस हरे जैकेट पे भी बार-बार चर्चा हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने ये हरा जैकेट जब पहना था, जब उनको जो मार्गदर्शक मंडल है यानी रिटायरमेंट हाउस है, वहाँ भेजा गया था। तो ये जो एनडीए की कल मीटिंग हुई है उसमें भी बड़े बदले-बदले से सरकार नज़र आ रहे थे और आज जो रुझान है उस सरकार का कि क्यों ये सरकार, क्यों नरेंद्र मोदी बदले-बदले से नज़र आ रहे थे, आज इस बात की पुष्टि हो गई है। एक बहुत बड़ा बयान है अपने आप में। अग्निवीर आपको मालूम है एक ऐसा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी सरकार का जिसमें सिर्फ़ जो भारत के सेना में भर्ती होने वाले लोग, उनको सेना में भर्ती होने वाले लोगों को सिर्फ़ 4 साल की नौकरी मिल रही थी। उसके बाद उन्हें रिटायर होना था। सेना के और भी जो फ़ायदे हो सकते हैं, वो तमाम उनको नहीं मिलते। ये इस तरह का कार्यक्रम था जिसको इम्प्लीमेंट किया इसके बावजूद भी कि सड़क पर लाखों की तादाद में युवा निकले। मैंने खुद ग्राउंड से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट फ़ाइल की। कुछ ही पलों में आपको वो रिपोर्ट दिखाऊँगी। लेकिन ये बयान पे ध्यान दीजिए जब कह रहे हैं केसी त्यागी जेडीयू के महत्वपूर्ण नेता, वरिष्ठ नेता के अग्निवीर पर फिर से विचार होगा, वन नेशन वन इलेक्शन पे तो हम तैयार हैं, लेकिन यूसीसी पर विचार करेंगे। यानी आप सोचिए अभी तो प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं हुई है, लेकिन इतना नाक में दम नरेंद्र मोदी का हो गया है। ये कार्टून देखिए, इस कार्टून को बनाया है और पॉलिटिक्स का ये कार्टून है। जिन्होंने ये कहा है कि मेरे बॉस के साथ-साथ अब देखिए ये दोनों आपके डेप्यूटी बॉस होंगे। ये आप देखें ये बड़ा ही दिलचस्प है और शायद इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है जब ये कहा जा रहा है कि आप ये देखिए कि अब ये दोनों आपके डेप्यूटी बॉस होंगे। नरेंद्र मोदी काफ़ी नहीं है, ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब के लिए अब इनको भी सुनना पड़ेगा।
अभी तो देखना ये बाकी है कि कौन-कौन सा मंत्रालय मिलता है। मैंने तो ये सुना है कि ऐसे-ऐसे मंत्रालय माँगे जा रहे हैं, गृह मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक और क्या स्पीकर के पोज़ीशन को भी, उपाध्यक्ष के पद को भी माँगा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष पद को भी हम लेंगे। ये तमाम माँगे आ रही हैं इन दोनों जो पार्टियाँ हैं उनकी तरफ से। तो अभी से ऐसा लगता है कि नाकों चने चबा रही हैं ये दोनों पार्टियाँ। एक सैंपल के तौर पर ये आपके सामने मैं बयान पेश कर रही हूँ। कितना बड़ा मुद्दा है अग्निवीर, मैंने जाकर ज़मीन पर उत्तराखंड से जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में फ़ौज में लोग जाते हैं, भर्ती होते हैं, वहाँ से मैंने ये रिपोर्ट की। मैं अपने सहयोगी मोहित से गुज़ारिश करूँगी कि ये रिपोर्ट आपके लिए वो चलाएँ, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएँगे। तैयारी करते-करते तो हमें 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन जो ये अग्निवीर जब से आती है तो मन जैसा नहीं है। मतलब बहुत सारे लड़के जो तैयारी करते थे, अब उनका भी मन नहीं है। कोई बारटेंडिंग, कोई एचएम। जब से 4 साल वाला नियम लागू हुआ तब से जो है बहुतों का मन नहीं है आर्मी में जाने का। और हम तो खैर अभी भी कर ही रहे हैं प्रैक्टिस। अगर आती है तो भर्ती ठीक है, वरना 6 साल से पेंडिंग पड़ रखी है, भर्तियाँ भी नहीं आ रही है। तो अब 6 साल से जीवन रुका हुआ है, हाँ, भर्ती नहीं मैंने आ कुछ रही। नहीं करा, भर्ती के चक्कर में मैंने कुछ करा ही नहीं है। मुझे शौक था कि मैं आर्मी में जाऊं और देश की सेवा करूं, लेकिन भर्ती आई नहीं। 6 साल हो गई, अभी तक पेंडिंग पड़ी है भर्तियां। हम कहाँ कहाँ गए, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो क्या करेगा बच्चा भी। अच्छा, आपके परिवार या आपके जानने वाले उन सब ने लोग गए हैं पहले सेना में? नहीं नहीं, अभी तो कोई नहीं गया है, लेकिन मैं जाना चाहता था। मुझे बहुत शौक था आर्मी का। कभी कभी मेरे को तो आर्मी के उससे चक्कर से नींद भी नहीं आती थी रात में। मैं सच बोलूँगा तो मैं 12 बजे भी, 1 बजे भी दौड़ने गया हूँ फील्ड में। बहुत शौक था जो है आर्मी का, लेकिन टाइम भी काफ़ी हो गया। 5-6 साल वेट करना कोई मामूली बात नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21। और अगर अग्निवीर में अप्लाई करने का कोई इरादा है? अग्निवीर की तो अब होगी, एज ओवर हो गई उसमें। हाँ। तो ये जो टीए की है, अब ये लास्ट ऑप्शन बचता है कि हमारे पास की जो ओवर एज बंदे हैं वो टीए में जाके जो है अपना सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो भर्ती 6 साल से नहीं आ रही है और हम 6 साल से रुके पड़े हैं। हमारे साथ के बंदों ने तो कोई एचएम, कोई बार ट्रेंडिंग कोर्स कर दिया है अलग अलग, लेकिन हम अभी भी यही उम्मीद में हैं कि हम हो जाएंगे। हम रुके पड़े हैं। और अगर मान लेते हैं कि अगर आपका अग्निवीर में हो गया तो जाएंगे आप? मैम मैम अब चाहेंगे मैम, मिडिल क्लास फैमिली से हैं मैम, अब क्या कर सकते हैं मैम। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही वही है। फिर हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी मैम उतना खास नहीं है कि मैम अलग कुछ कर सके मैम, इसलिए जाना, हमको जाना तो पड़ेगा मैम। जी हाँ, तो आप देख रहे थे ये फ़िलहाल कि किस तरह से जो युवा हैं, उनके पास सिर्फ़ एक तरीक़ा हो सकता था अपने ताज़ा जो उनके बदतरीन हालात हैं, उनसे बाहर निकलने का। वो तरीक़ा था कि क्या वो फ़ौज में जा सकते हैं। इसी तरह से बिहार से मैंने एक रिपोर्ट की थी, आपको याद होगा, नहीं याद है तो जाकर देखिए। यूट्यूब पर आपकी आँखें खोल देगा वो कि किस तरह से नौकरी का इतना बड़ा संकट है। और इस बात को जो हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, इनसे बेहतर आखिर कौन समझ सकता है कि ये जो जिस तरह से हम देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, मुझे लगता है अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा बनेगा और नरेंद्र मोदी सरकार को, जो तीसरी उनकी सरकार बनेगी, उनको हर कीमत पर इसको वापस लाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो उनका मुस्लिम विरोधी एजेंडा है नरेंद्र मोदी का, आरएसएस का, उसको सीधे तौर पर धक्का पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, जेडीयू और टीडीपी, दोनों मुस्लिम जो वोट बेस है उसके आधार पर अपनी पॉलिटिक्स करती हैं। दोनों एक तरह से सेक्युलर पार्टियां मानी जाती हैं। तो एक सांप्रदायिक पार्टी का अगर सहारा, दो बैसाखियां लग रही हैं, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जिस भी राजनीतिक मजबूरी के तहत वो ऐसा कर रही हैं, ज़ाहिर है उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है। अगर हो सकता है दिल से भी बहुत धर्मनिरपेक्ष ना हो, लेकिन कम से कम अपने वोट के लिए उन लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी, उनका परिवार आरएसएस, मुस्लिम विरोधी पॉलिटिक्स। मैं देखना चाहूंगी अब आने वाले दिनों में कि क्या बुलडोजरों की रफ्तार थमेगी। मैं देखना चाहूंगी आने वाले दिनों में कि जिस तरह से यूसीसी को लेकर पहले ही उन्होंने कह दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले ही उन्होंने कह दिया है कि इस पर पुनर्विचार करेंगे। मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी जो एजेंडा चला रही है अलग अलग राज्यों में कि ये बंद होना चाहिए। कर्नाटका में आपको याद है इन्होंने सरकार बनते ही उसको बंद कर दिया था आरक्षण को, फिर कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू वो व्यक्ति हैं जो बड़े समर्थक रहे हैं मुस्लिम आरक्षण के। इसी तरह से हमने देखा बिहार में भी नीतीश कुमार, जब ये सीएए प्रोटेस्ट हुए थे, सबसे ज्यादा जिन राज्यों में सीएए के प्रोटेस्ट हुए थे, यानी एंटी सीएए की जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें नीतीश कुमार का राज्य, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनमें बिहार भी शामिल था।
तो इस तमाम पॉलिटिक्स को आप देखें तो बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिक्स होने जा रही है कि जिस बात के लिए उनका पूरा जो हार्ड हिंदुत्व का इलेक्टोरेट था नरेंद्र मोदी को वोट देता रहा, उसके लिए नरेंद्र मोदी अब फैसले नहीं ले पाएंगे, उसको संतुष्ट करने के लिए अब फैसले नहीं ले पाएंगे। किस हद तक जो मुस्लिम विरोधी इनका एजेंडा है उस पर लगाम लगेगी, ये दोनों जो साथी हैं इनकी वजह से एक ही पल में हम जानेंगे। अखिलेश यादव ने अग्निवीर पे क्या कहा है ये भी आपको मैं जरूर सुना देती हूँ। बहुत अहम बात है कि सत्ता पक्ष के जो जोड़ीदार हैं, जो उनके साथी हैं और विपक्ष में बैठे हुए लोग, ये दोनों जब मोदी की सरकार पर लगाम लगाएंगे तो तस्वीर कुछ इस तरह की होगी। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है तो उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था दी जानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। तो अच्छी बात है, वो तो गिनती है। इस वक्त मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अजय, इसके अलावा भी जो राजनीतिक पूरे हमारे सर्कल्स हैं उनमें अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं कि बहुत कुछ ऐसा है इस वक्त जो बदल रहा है। इधर उनके महाराष्ट्र में इस्तीफों से लेकर तमाम तरह के बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी में आंतरिक कलह और आंतरिक लड़ाई भी सामने आ रही है। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी जी आरफा, मैं उसी पर ही आ रहा था। ना सिर्फ अभी तक मोदी जी की स्वेरिंग इन भी नहीं हुई है, जो कि शनिवार को 9 जून को संडे, जो कि संडे शाम के 6 बजे होने वाली है। और उससे पहले ही इतने सारे जो अंतर्विरोध है इस कोलिशन सरकार के सामने आ रहे हैं। और वो कैसे हो रहा है ये, मतलब न सिर्फ केसी त्यागी जी ने ये कहा, अपने अपने इंट्रो में बताया कि क्या क्या है। और इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करती रही है। अभी तो कोर्ट सब में सब जुडिस है, मगर हम अपोज करते रहे हैं और इसका जो रेजोल्यूशन है हम सारे पार्टियों के साथ मिलकर लेंगे। तो ऑलरेडी उन्होंने अपने इंडिकेशंस दे दिए हैं। ये मीडिया में कहने की बातें हैं कि वो इतना अग्रेसिव रुख नहीं दिखा रहे हैं, मगर अंदरूनी जो पार्टियों में जिस तरीके से कोलिशन होता है, दोनों ही नेता जो नायडू है, चंद्रबाबू नायडू है और नीतीश कुमार, अपने डिमांड्स को लेकर हमेशा ही दृढ़ रहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू तो स्पेशल स्टेटस को लेकर 2018 में एनडीए छोड़ भी चुके हैं। तो इस बार तो 2018 में जब एनडीए उन्होंने छोड़ा था तो इसी के लिए छोड़ा था कि स्पेशल स्टेटस का डिमांड कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए, वो उनको दिया नहीं जा रहा है। लेकिन इस बार पूरे उस तरीके के इक्वेशंस बदल गए हैं। अब मोदी जी पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं इन दोनों नेताओं पे। और जब नायडू जी, आपको याद होगा, जब स्पेशल स्टेटस के लिए एनडीए छोड़ा था तो नीतीश कुमार ने उनका समर्थन किया था और कहा था कि बिहार को भी स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो तब अरुण जेटली जाकर हर जगह टेलीविजन में सफाई देते थे कि कैसे स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता था और तकनीकी रीजंस वहां सामने रखते थे। अब वो देखते हैं कि वो क्या तकनीकी रीजंस काम आएंगे कि वो राजनीतिक दृष्टिकोण में लाकर वो तकनीकी रीजंस भी बदल जाएंगे, ये पता है। लेकिन प्रेशर मोदी सरकार पे इस बार, एनडीए सरकार पे बल्कि कहे, बहुत ज्यादा रहेगा। जो प्रधानमंत्री मोदी अगुवाई करेंगे उनकी। और साथ में ये भी दिख रहा है कि अभी जैसे मैं बहुत सारे अपने बीजेपी के जो सोर्सेस हैं उनसे बात कर रहा था जो अलग अलग स्टेट्स में है, तो उन्होंने ये सारी चीजें भी बातें करना शुरू कर दी है कि ये जो मोदी शाह जो जोड़ी थी, उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी का जो फंक्शनिंग बदल दिया है पूरी तरीके से जो 10 सालों में, उसके खिलाफ भी अब बहुत सारे आवाजें, मतलब मुझे लगता है, निकलेंगी। उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, बहुत सारे जो मिड लेवल और सीनियर लेवल नेता, उन्होंने इंडिकेट करना शुरू कर दिया है कि अब मोदी जी को अपना पार्टी कैसे चलाया जाए और किस तरीके से सरकार चला जाए, उसको एक तरीके से उसको रिव्यू करना होगा, उनको देखना होगा कि नई तरीके से कैसे चला। और साथ में जो एक बीजेपी का, मुझे जितनी खबर है, जो अपर कास्ट लीडरशिप है स्टेट्स में, वो ऑलरेडी मुझे लगता है अमित शाह
के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की तैयारी में लग रहे हैं, मुझे वैसा लग रहा है, क्योंकि लगातार जब ये रिजल्ट आए हैं तब से ये जो अपर कास्ट लीडरशिप और अपर कास्ट जो बीजेपी का समर्थक है वो अमित शाह के खिलाफ लगातार आवाजें उठा रहा है कि अमित शाह की वजह से हम उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे हैं। और मुझे ये कि वहां पर बनारस से भी ये आवाजें उठी कि भाई कॉन्ट्रैक्टर्स को आप, गुजराती कॉन्ट्रैक्टर्स को आप दे रहे हैं, प्लस उसके बाद ये बातें उठ रही हैं कि हम जो पार्टी में 25 साल से है, कोई 10 साल से है, उनको कार्यभार नहीं देकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दे दिया गया। जो नए कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं उनको कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी गई और हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। हम सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स की तरीके से सिर्फ सामने आकर मतलब बीजेपी के समर्थक है, लेकिन हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो ये सारी आवाजें भी उठ रही है, तो अंतर विरोध जो पार्टी के अंदर है वो भी दिखेगा, और जो एनडीए के अंदर जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस अब ऑलरेडी डेवलप, शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही ये सारी चीजें सामने आ रही है, तो आने वाले दिनों में ये सारी चीजें मोदी जी कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत ही देखने लायक होगा। 2001 से जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे तब से वो आज तक ऐसी सरकार, उन्होंने कोalition सरकार नहीं चलाया है, उन्होंने आज तक हार नहीं देखा है। तो ये उनकी एक लिहाज से देखा जाए, हालांकि वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये उनकी एक तरीके से पहली हार है जहां पर वो खुद से अपनी अगुवाई में मेजॉरिटी नहीं ला पाए और अपने डिसीजंस के लिए दूसरों से पूछ कर अब उनको लेना होगा। दूसरों पे डिपेंडेंट है कि वो जो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो उनको एक तरीके से कोalition सरकार में किस तरीके से एक लोकतंत्र का जो लेसन होता है वो मिलेगा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी ऑपरेट करती है, जिनको उनको आदत नहीं थी। बड़ी प्यारी बात कह दी अजय आपने, बस कि लोकतंत्र में उनको ये मिलेगा कि उसका मजा क्या होता है, एक मजा चखेंगे कि वो लोकतंत्र भी कोई चीज होती है। पहली बार दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ और आपने भी याद दिलाया, 2001 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी के अंडर किसी इलेक्शन को लड़ा गया और जहां उन्हें पूरा जनादेश नहीं मिला। कई बार तो ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से ये अनैतिक है नरेंद्र मोदी के लिए इस सरकार को चलाना, क्योंकि ये जनादेश उनके खिलाफ है, उनकी 10 साल की सत्ता के खिलाफ है। हर जगह नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, हर जगह नरेंद्र मोदी को हमने देखा, राशन के थैलों से लेकर कोविड के सर्टिफिकेट तक। हमने देखा किस तरह से अखबारों, टेलीविजन, रेडियो में उनकी मन की बात सुनने से लेकर टेम्पो पे मोदी का परिवार, घरों पे मोदी का परिवार, सिलेंडर पर तस्वीर छप रही है, हर जगह सिर्फ मोदी 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 की सरकार। मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि हमारे दर्शकों को अगर मैं कहूँ कि उनके आधे दर्जन मंत्रियों के नाम बता दीजिए तो गिनती करके उंगली पे नहीं बता सकते, क्योंकि किसी भी मंत्री को कभी उसके काम का कोई श्रेय नहीं मिला। हर चीज पीएमओ में ट्रांसफर होती थी और इसीलिए मैं एक कार्टून दिखाना चाहती हूँ जिसमें पीएमओ को कार्टूनिस्ट ने छोटा करके बता दिया है। पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। मोहित से मैं गुजारिश करूंगी कि इस कार्टून को दिखाइए। पीएमओ कैपिटल लेटर्स में काटकर पीएमओ स्मॉल लेटर्स में इसको लगाया गया है। देखिए आप जरा, पत्रकार ही नहीं कार्टूनिस्ट भी एक तरह से मजे ले रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वो कर किया जा रहा है, क्योंकि 10 साल नरेंद्र मोदी जी मजे ले रहे थे। अब मुझे बताइए अजय कि अगला सवाल ये हो रहा है, आप कह रहे हैं कि विद इन द बीजेपी के अंदर जो कलह और कलेश का माहौल जो दिख रहा है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये भी सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है कि जो अजीत पवार हैं उन सिर्फ एक सीट पर आ गए हैं, तो एक तरह से बहुत भारी भूल हो गई उनके साथ। एकनाथ शिंदे को लेकर भी खबरें आ रही हैं, आप भी कुछ सुन रहे हैं? जी, मैं इतना महाराष्ट्र फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स फॉलो किए हैं और अपने कुछ दोस्तों से वहां पर बात की है, तो उससे ये पता चल रहा है कि शरद पवार जो है वो अपने परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। जब अजीत पवार ने ये उनसे रेबेलियन किया तो उन्होंने उन्हें जाने दिया, लेकिन अब अजीत पवार वो 5 सीटों पे लड़े थे, वो 4 हार गए और 1 पर ही है। तो अब शरद पवार का जिस तरीके का उनका पूरा पॉलिटिकल रिकॉर्ड रहा है, वो अजीत पवार को मुझे लगता है कि वो फिर से एक अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे वो, और फिर से एक पूरी जो संगठित जो उनकी पार्टी है, क्योंकि ये बात शरद पवार ने साबित कर दी कि अगर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है तो वो उसमें शरद पवार का ही डंका बजता है। बाकी चाहे वो सुप्रिया सुले हो, उनकी बेटी क्यों ना हो, अजित पवार ही क्यों ना हो, या फिर उनकी बहू क्यों ना
वो लगातार रेबेल करते रहेंगे, लेकिन डंका उन्हीं का बजेगा। और उन्होंने अपनी इतने मतलब ये सारे जो महाविकास अघाड़ी है उसमें आप देखिए 10 सीटें शरद पवार की पार्टी ने लड़ा था और वो 8 जीत कर आए। तो इन इवन विद इन मतलब शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार, इन तीनों एलाइज के बीच में शरद पवार का सबसे अच्छा स्ट्राइक रहा। तो अब अजीत पवार भी मुझे जिस तरीके के वो उन्होंने अपना रिकॉर्ड दिखाया है, मुझे लगता है वो भी अब कुछ सोचेंगे कि अब एनडीए का पार्ट रहना है या नहीं रहना है। हालांकि वो कल एनडीए के मीटिंग में तो आए ही, लेकिन वो भी अब अपना फ्यूचर तय करेंगे। और खास करके ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहां इसी साल अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र के स्टेट असेंबली चुनाव होने हैं, और अगर अजीत पवार को अपना कुछ भी पॉलिटिकल स्ट्रेचर बचा के रखना है तो उनको अब नई तरीके से सोचना होगा कि वो आने वाले जो स्टेट चुनाव में वो एनडीए का पार्ट होकर लड़े या महाविकास अघाड़ी जो कांग्रेस लेड अलायंस है या उद्धव ठाकरे के साथ उनके साथ मिलकर रहे। और ये बात इस लोकसभा चुनाव में साबित हो गई है कि अगर वो एनडीए के साथ अजीत पवार रहते हैं तो उनका हो सकता है सफाया हो जाए असेंबली इलेक्शन में। ये बात जी एक खबर ये भी आ रही थी और इस पर मैं देख रही थी कि जो चतुर्वेदी हैं एनसीपी की शिवसेना की लीडर, उन्होंने इस पे ये भी कहा कि ये देखिए, खबर मैं देख रही थी, किसी मेजर चैनल ने खबर चलाई थी कि उद्धव ठाकरे मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे वापस एनडीए में आ सकते हैं। इस तरह की खबरें भी उन्होंने उस बात को गलत बताते हुए कहा कि लगता था कि मीडिया सुधर गया होगा पिछले 10 साल में, जो जिस तरह से उन्होंने बर्बादी वाली पत्रकारिता की है, सिर्फ उन्होंने चाटुकारिता की है। लेकिन लगता नहीं है कि मोदी के तीसरे और कमजोर कार्यकाल के बावजूद भी ये लोग सुधरने वाले हैं। तो ये खबर भी चलाई जा रही थी कि ये इधर जा सकते हैं उद्धव ठाकरे। कोई दम है इस खबर में? जी, अगर इस दम में मीडिया चलाने को तो कितने 10 सालों से हमने देखा कि किस तरीके से सारी चीजें खबरें आ रही हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन मैं आप ना मीडिया के सोर्स उनके सोर्सेस पे बिलीव करें ना मेरे सोर्सेस पे बिलीव करें। आप सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखें तो ये पूरे पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा बीजेपी को लेकर क्रिटिकल महाराष्ट्र में कौन रहा? सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे रहे, जिन्होंने डायरेक्ट टेक ऑन किया बीजेपी की सरकार को और डायरेक्ट उनको उनके साथ जो विश्वासघात एक हुआ है, जो उनके पिताजी बाला साहेब ठाकरे की पार्टी लेकर किसी और के नाम पर इलेक्शन कमीशन ने दे दी, तो उनके साथ अभी पूरी तरीके से अभी सिंपैथी है, जिसका हमने ये भी देखा कि मुंबई में ये एकनाथ शिंदे ग्रुप और शिवसेना उद्धव ठाकरे की एक्चुअल कंपटीशन कहां पर थी? वो मुंबई एंड एडजॉइनिंग रीजन्स में थी। और मुंबई में ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी एक दूसरे के सामने खड़ी थी और 6 सीटों में से 5 की 5 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे ने दी। तो वोटर्स ने अपना इंडिकेट कर दिया है कि वो किस शिवसेना को अपना मानते हैं और वो उद्धव ठाकरे को मान रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे को नहीं मान रहे। एकनाथ शिंदे का भी प्रदर्शन अच्छा रहा लेकिन वो मुंबई से बाहर रहा। और किसी भी शिवसेना को अगर टिकना है तो वो मुंबई नहीं छोड़ सकते हैं। मुंबई का जो म्युनिसिपैलिटी है, मुंबई वो वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया। वो कुछ बहुत सारे स्टेट्स के बजट से भी ज्यादा मुंबई म्युनिसिपैलिटी का बजट है, उनके हाथ में वो पावर रहता है। तो अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे का आपका कोई भी अपना फ्यूचर वो देखना चाहते हैं तो उनको मुंबई को पकड़ के रहना होगा। तो और वहां पर मुंबईकर्स ने ये बताया कि हम शिवसेना उद्धव ठाकरे को चाहते हैं, तो उसमें मुझे कोई सच्चाई नहीं लगती। जी, चाहिए कि इस बार मुस्लिम समुदाय ने शिवसेना को वोट दिया है, ये अपने पूरी तरीके से वोट दिया है, एक तरफा वोट दिया है वहां पर। और शिवसेना का एक बहुत हमेशा से ही मुंबई में वो इस तरीके से आक्रामक हिंदुत्व की बात करते थे, लेकिन मुंबई के मुसलमान बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से शिवसेना को देते आए और वो और ज्यादा कंसोलिडेट हो गए, खास करके वो बीजेपी से जब उद्धव ठाकरे अलग हुए। आइडियोलॉजिकल दिशा भी आप देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने सबसे ज्यादा बीजेपी को टेक ऑन किया है, सबसे ज्यादा आक्रामक रहे हैं। कांग्रेस और शरद पवार से बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकली चैलेंज किया है बीजेपी को उन्होंने। दूसरी बात ये रही कि अभी महाराष्ट्र में अब
ऑपोजिशन अलायंस जो है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की बात है एनडीए की। फडणवीस, आप देखिए बीजेपी का कितना खराब प्रदर्शन रहा, सबसे ज्यादा सीटें लड़ रहे थे लेकिन वो कांग्रेस से भी कम सीटें लेकर आए। और अजीत पवार बिल्कुल एक तरीके से साफ हो गए। एकनाथ शिंदे जितना लड़ रहे थे उसमें उन्होंने 5 या 6 शायद सीटें जीती हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से जीती हैं। तो पॉलिटिकल दिशा अभी जो लोकसभा में, अगर हम मान के भी चले कि लोग दिल्ली की सरकार चुन रहे थे और कुछ मोदी फैक्टर अगर थोड़ा बहुत भी जो काम किया होगा उसने अगर किया, असेंबली इलेक्शन में ये सारे जो ट्रेंड्स जो महाराष्ट्र में दिखे वो और ज्यादा तरीके से साफ होने की संभावनाएं उसमें बढ़ जाती हैं, जहां पर हो सकता है बीजेपी का ही सफाया हो जाए आगे चलकर इसी साल। खराब प्रदर्शन रहा है उनको सोचने की जरूरत है, और जाहिर है और जिसके पास पोजीशन पास खोने के लिए होता है, एंड इंडिया के पास तो सिर्फ पाने के लिए ही है, क्योंकि 10 साल सत्ता से बाहर रहे हैं। अब अगले कुछ सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस पूरी चर्चा के, कि क्या ये दो सेक्युलर पार्टियां बीजेपी के कम्युनल फाशिस्ट और बहुसंख्यकवादी एजेंडे पे लगाम लगा सकती हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात यही है इस पूरे कार्यकाल की, जो अगले की जितने भी साल चलेगा। पहली बात तो कल पवन खेड़ा से मैं बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा कि पूरा संदेह है उन्हें इस बात का कि ये जो सरकार बनेगी, जो रविवार को शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की, क्या वो अपना पूरा कार्यकाल करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि पिछले बार के मुकाबले आप देखिए कि अकाली दल को ने वापस ले लिया था अपना समर्थन, तब भी जो मोदी सरकार थी वो टिकी रही, और भी कई ऐसे समूह आ गए चले गए, क्योंकि बीजेपी की अपनी बुनियाद पर उनकी सरकार बनी हुई थी। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस बार तो एक भी सहयोगी दल अगर वापस लेता है तो चारों खाने चित जमीन पर मोदी सरकार गिर जाएगी। मोदी सरकार नहीं, इसको एनडीए सरकार कहना टेक्निकली भी दुरुस्त होगा और नैतिक रूप से भी ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। तो मैं इसको एनडीए सरकार 3 न कह के एनडीए सरकार 1 कहलाई जाएगी, क्योंकि दोनों हमने देखा कार्यकाल में 2014 से 19 से 24 के बीच बीजेपी की अपनी खुद की सीटें थी। अगले सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो विचारधारा के स्तर पर, जो आइडियोलॉजिकल सबसे बड़ा सवाल जो भारत का एक धर्मनिरपेक्ष उदारवादी संविधानवादी लोकतंत्र का जो पूरा विचार है, जिसको लेकर लगातार 65 साल नरेंद्र मोदी के आने से पहले, उनके आने के बाद भी 75 साल लगातार भारत संघर्ष कर रहा था कि कैसे बेहतर लोकतंत्र बन पाए, कैसे तमाम जो पहचानों वाले लोग हैं, चाहे वो लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, मिडिल कास्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, ग्रामीण भारत में रहने वाले लोग हों या शहरों में रहने वाले लोग हों। आशुतोष भारद्वाज का आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, बड़ा शानदार उन्होंने लिखा है कि कैसे जो मोदी बीजेपी की 71 सीटें जो कम हुई हैं, वो तमाम सीटें वहां से आ रही हैं जो ग्रामीण भारत है, यानी कि ग्रामीण भारत ने उनको सबक सिखाया है। 2% से ज्यादा जो उनको वोट परसेंटेज कम हुआ है वो भी ग्रामीण भारत का है। यानी 80 करोड़ राशन का ये पूरा जो नौटंकी थी, जितने भी बीजेपी नेताओं से मैंने बातचीत की, और उसमें मुझे याद आता है अच्छी तरीके से शाहनवाज हुसैन से मैं बात कर रही थी, और वो इंटरव्यू द वायर पर है, वायर के यूट्यूब चैनल पे दर्शक चाहें तो देख सकते हैं। मुझे नहीं मालूम ये अजय आपने देखा है या नहीं। उसमें जब मैं उनसे सवाल पूछती थी तो कहते थे, देखिए हम 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, हमने तो मुसलमानों को भी राशन दिया है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसा लगता था कि कोई एहसान है ये जो नरेंद्र मोदी अपने घर से गुजरात से लाकर ये यहाँ पर दे रहे हैं, वार्डनगर से लाकर 80 करोड़ 82 करोड़ जनता को ये राशन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है उस अहंकार को भी कहीं ना कहीं चकनाचूर किया है जनता ने, और जो हमारी ग्रामीण जनता है उसने सबसे पहले सबक सिखाया है नरेंद्र मोदी को कि अहंकार वो किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं आ जाती हूँ यूसीसी पर, आ जाती हूँ मुस्लिम आरक्षण पर, आ जाती हूँ सीएए पर, आ जाती हूँ। सीए को भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उसको नोटिफाई कर दिया गया इस चुनाव से ठीक पहले। इसके बाद एक खबर ये भी लगातार आ रही है कि एनआरसी को लागू करने की कोशिश कर सकती है नई सरकार, और जाहिर है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का एक पूरा संकट पैदा होगा अगर ऐसा करने की ये कोशिश करेंगे। आप किस तरह से आइडियोलॉजिकल एजेंडे पर, विचारधारा के स्तर पर, मुस्लिम विरोधी जो इनका पूरा एजेंडा है उस पर कैसे देखते हैं आगे बढ़ते हुए? जी आरफा, अभी तो पता नहीं, अभी क्यों पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां मोदी जी कोलिशन सरकार चला रहे हैं, तो अभी आइडियोलॉजिकल दिशा क्या लेते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़े सहमेंगे तो जरूर। जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन हमने देखा, कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी मुसलमानों को बहुत ही गंदी भाषा से
उनको एड्रेस कर रहे हैं, चाहे अब हमने सारा कुछ सुना है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन उस तरीके का जो शार्प कम्युनलिज्म जो बीजेपी जिस तरीके से करती थी, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती थी, मुझे नहीं लगता है कि वो अब अनअबेटेड चलेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि उसमें वो बिना किसी लगाम के ये लोग दोनों चलने देंगे। हालांकि दोनों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का वो दोनों ही सेक्युलर लीडर्स अपने आप को कहते हैं, मगर कम्युनलिज्म को पर लगाम लगाने के लिए अगर देखा जाए तो उनका रिकॉर्ड कोई बहुत ज्यादा साफ नहीं है। आप बिहार देखिए, इतने साल 2005 से लेकर 2024 हो गया और ज्यादातर नीतीश कुमार 1-2 साल छोड़ दिया जाए, 2-3 साल छोड़ दिए जाए, तो लगातार बीजेपी के साथ ही रहे और उसी दौरान बीजेपी बिहार में बहुत एक्सपैंड हुई। उसी दौरान बिहार में सबसे ज्यादा आरएसएस की शाखाएं खुली और लगातार जो एंटी मुस्लिम राइट्स जो थोड़े बहुत हुए बिहार में, ज्यादा उस तरीके के राइट्स नहीं होते हैं जैसे यूपी में होते हैं, लेकिन जहां पे भी मुसलमानों की मस्जिदें जलाई गई या लाइब्रेरी जलाई गई, या अभी हमने देखा कहाँ वहां पर कुछ महीनों पहले कैसे एक लाइब्रेरी जला दी गई, मदरसा जला दिया गया फॉरबिसगंज में किस तरीके से। तो मुसलमानों पर जो हिंदू अग्रेशन जो होता है उस पे भी नीतीश कुमार का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि उसको पनिश करे। वो नीतीश कुमार का ये है कि भाई हम मुसलमानों को साथ लेकर रखना चाहते हैं और उनको एक पीसफुल जिंदगी देना चाहते हैं, जिसका फायदा उनको नॉर्थ बिहार में हमेशा मिलता रहा, क्योंकि जहां पर मुस्लिम आबादी अभी तक बहुत जगहों में जेडीयू के लोगों को वोट करता रहा अपने रीजन से, क्योंकि वो आरजेडी को वोट नहीं करना चाहते हैं वो लोग, इसीलिए वो उस वोट बैंक को नीतीश अभी तक बरकरार रखने में समर्थ हुए, जो इस बार भी दिख रहा है कि वो किस तरीके से वो 12 सीटें जीत कर आए 16 में से। लेकिन और उधर आप चंद्रबाबू नायडू का भी देखें तो वहां पर उस तरीके का आंध्र प्रदेश में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं है। और जब यहाँ पर वो कह रहे थे कि कांग्रेस वाले ओबीसी को, मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस वाले रिजर्वेशन तुम लोगों से छीन के मुसलमानों में बांट देंगे, या कर्नाटका में मुसलमान ओबीसी मुस्लिम्स को जो आरक्षण दिया गया उसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया, उससे कुछ चंद्रबाबू नायडू टस से मस नहीं हुए बिल्कुल। वो उस दौरान भी वो लगातार हर भाषण में जाकर वो कह रहे थे कि ओबीसी मुस्लिम्स के लिए जो 4% रिजर्वेशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसको ज्यादा सुदृढ़ करेंगे। तो उनको ये दोनों ही पार्टीज बहुत ही रीजनल पार्टीज हैं, दोनों को पता है कि वो बहुत रीजनल लीडर्स हैं, वो देश को आइडियोलॉजिकल दिशा किस तरीके तरफ जाए उनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं। दोनों ही ऐसे लीडर्स हैं कि अपना जो स्टेट का जो पोजीशन है उसमें कैसे हम बार्गेन कर पाए। एक तरीके से नीतीश कुमार भी इसी तरीके के चंद्रबाबू नायडू के टाइप के, या एमके स्टालिन जो ज्यादा आइडियोलॉजिकल है हालांकि, तो ये लोग स्टेट लीडर्स की तरीके से अपने आप को देखते हैं और वो देखते हैं कि कैसे सेंटर से, अगर हमारे उस पोजीशन में है हम जहां पे हम सेंटर की पॉलिसीज डिक्टेट कर सकते हैं, तो उसमें हम अपने स्टेट्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। और दोनों का जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है इसी तरीके से चलता है। दोनों ही सेक्युलर लीडर्स हैं, लेकिन उन्होंने कम्युनलिज्म को खत्म करने का कभी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया। वो है यहाँ पे ये पैदा होता है कि मान लेते हैं कि अपने राज्यों की तो चलिए असेंबली की इनकी अपनी इक्वेशंस हैं, जैसे भी काम करते हैं, लेकिन क्या इन लोगों पे कोई जवाबदेही ऐसी होगी या नहीं होगी जब ये इस बार बहुत होगी। इस बार इसलिए भी होगी क्योंकि विपक्ष इस बार बहुत मजबूती से पार्लियामेंट में भी खड़ा है, बिहार में भी विपक्ष बहुत स्ट्रांग है, और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो वहां पे विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है वाईएस जगन रेड्डी की बहुत करारी हार के बाद। लेकिन वहां मुझे नहीं लगता है कि उस तरीके से हिंदू और मुस्लिम पोलराइजेशन होता आया है, तो वो उसी चीज को वो चलाते रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू का पूरा फोकस ही यही होता है, और ज्यादा अगर जिस दिशा में शार्प अगर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं बीजेपी नॉर्थ इंडिया में, तो वहां की भी मुस्लिम जनता जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना की, उनसे सवाल पूछेगी कि आप इनको किस तरीके से समर्थन कर सकते हैं और फिर चाहते हैं हम आपको वोट दें। और ना सिर्फ मुस्लिम सवाल पूछेंगे, वहां के आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा तेलुगु स्पीकिंग
जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, वो इस तरीके से जैसे नॉर्थ इंडिया में लगातार एक हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का प्रकोप रहा पार्टीशन के बाद से, वहां पे उस तरीके का नहीं है। वो लोग भी अपने आप को सेक्युलर मानते हैं और इस तरीके से आप कहीं पे भी तेलुगु स्टेट्स में जाइए, वहां पर अब तेलंगाना में धीरे धीरे ये कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ रहा है, मगर आंध्र प्रदेश में इस कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन होता है, मगर कम्युनल पोलराइजेशन उस तरीके से नहीं होता। लोक जनशक्ति पार्टी के जो पासवान हैं, चिराग पासवान, उनके बारे में भी कहना चाहती हूँ। वायर को जी उन्होंने बिल्कुल। पटना गई और उन्होंने सोचिए आप, जबकि ये माना जा रहा था कि अब की बार 400 पार आ रही हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को इस तरह के मुस्लिम विरोधी बयान नहीं देने चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम हैं, मेरे परिवार के बहुत सगे संबंधी, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को इस तरह के बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी समुदाय को नीचा दिखाना, छोटा दिखाना, ये हमारे संविधान की और हमारी परंपराओं के खिलाफ है। इतनी बात वो कह गए, इसके बावजूद कि वो किस तरह से निर्भर थे नरेंद्र मोदी पे। अब मैं और चंद्रबाबू नायडू विपक्ष इस बार का जो मैंडेट भी है, उसने पूरी तरीके से, मोदी जी और बीजेपी ने पूरी तरीके से अपना जो डेवलपमेंट एजेंडा त्याग दिया और उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पोलराइजेशन करने की कोशिश की और उसी में कांग्रेस को घेरे में लेने की कोशिश की। ये मैंडेट ही दिखाता है कि जो बहुसंख्यकवाद है, की जो राजनीति होती है, मेजोरिटेरियनिज्म की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, वो अब मोदी जी को चुनाव तो नहीं जितवा सकता, बीजेपी को चुनाव तो नहीं जितवा सकता। उसके साथ आपको और बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, तो वो खुद से ही मुझे लगता है कि वो अपना स्वर धीमा करेंगे। और बल्कि इस बार मुझे लगता है जैसे उन सब चीजों पे काम करेंगे जैसे वाजपेयी के टाइम पे उन्होंने आके हिस्ट्री रीराइटिंग का प्रोजेक्ट लिया था, एनसीईआरटी की किताबें बदल दी थी। उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन किताबों में और छोटे छोटे कल्चर्स में जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करवाने की कोशिश की, हिस्ट्री को फैब्रिकेट करने की कोशिश की। मुझे लगता है इस बार कोई मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि मोदी की ये जो एनडीए की सरकार है, बड़े लेवल पे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करने पे उतारू हूँ। चंद्रबाबू नायडू का ट्वीट है 2018 का, किसी ने बाहर निकाला है और उसको पढ़िए देखा। आप। तो उन्होंने लिखा कि मैं ये बात पूरे तरीके से फैलाना चाहता हूँ, जोर जोर से चिल्ला के इस बात को कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की तमाम वो कोशिशें जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए हैं, उसका सामना उनको करना पड़ेगा। बहुत ही मजबूत ऑपोजिशन के साथ उसका विरोध का उनको सामना करना पड़ेगा। और लोगों को ये समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता बन सकता है। बीजेपी गवर्नमेंट हैज लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डाउन इन ऑल पॉसिबल वेज। एक तरह से इन तमाम लोगों को, भारत के लोगों को एक तरह से नीचा दिखाने का या उनको हतोत्साहित करने का काम किया है। तमाम उनकी पोस्ट निकाली जा रही हैं और बताया जा रहा है कि भाई ये भी हुआ करते थे एक दौर में। बिल्कुल आखिरी बात आपसे कि जो ब्रांड मोदी अब तक हुआ करते थे, जिनको कहा जाता था कि हिंदू हृदय सम्राट हैं, मैंने शुरुआत में भी अपनी प्रस्तावना में कहा कि 700 साल 1200 साल में ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ। खुद नरेंद्र मोदी अपने को परमात्मा कहने लगे कि नहीं, वो तो बायोलॉजिकली बॉर्न नहीं है। उनको अपने लिमिटेशंस का अंदाजा हो गया, सिर्फ इंसानी लिमिटेशंस नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक लिमिटेशंस भी, कि लोकतंत्र भी एक व्यक्ति की जो विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको किस तरह से सीमित कर देता है। इस कार्यकाल में उनको ये अंदाजा हो जाएगा। जी, नरेंद्र मोदी जी को तो मैं शुरुआत से ही इंसान मानता था, लेकिन उन्होंने अपने सामने पर्दे लगा रखे थे और उनको ये लगता था कि अगर मैं इस तरीके का पर्दा रखूं जहां पर मैं अपने आप को इनविंसिबल दिखा पाऊं, कि कभी नहीं हारता हुआ नेता दिखा पाऊं और चाहे जो मर्जी कहूं, तो उसी में ही उनका अट्रैक्शन है और उसी से वो जीतते आए हैं। इस बार भारतीय जनताओं ने दिखा दिया कि भाई इस तरीके से नहीं होता है, आपको हमारे लिए आगे का एक फ्यूचरिस्टिक विजन देना होगा, नहीं तो हम और हमारे रूरल इंडिया को बिना समर्थन किए हुए आप सिर्फ कॉरपोरेट इंडिया का ही को ही आगे बढ़ाएंगे, तो इनको उस तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये अपने आप को चाहे जो भी समझ ले, जो भी बोल ले, अगर यही उनकी पॉलिसीज रही तो आने वाले, मुझे नहीं लगता है कि ये कोलिशन सरकार भी पूरे अपने 5 साल कंप्लीट कर पाएगी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। और सीधे तौर पे हम सबको ये याद रखने की जरूरत है, चाहे आप नेता हैं या आम नागरिक हैं, कि अहंकार किसी का भी बहुत दिन नहीं चलता और सबके दिन, यानी जरूरी नहीं है कि हर किसी का दिन हमेशा रहे। नरेंद्र मोदी
कार्यकाल को परकला प्रभाकर ने ये कहा कि इसको फॉरगेटेबल डेकेड, यानी कि एक ऐसा दशक जिसको भूल जाना ही ठीक होगा। इस तरह से इसको माना जाएगा जिसे इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। लेकिन उम्मीद हम ये करेंगे कि नरेंद्र मोदी इतिहास की गलतियों से सीखेंगे, एक बेहतर नेता बनने की कोशिश करेंगे और वो जो संदेश उन्हें मिला है इस चुनाव के ज़रिए, उसको वो मिस ना कर जाएँ। अजय, आखिरी बात। ये मैं बस कह रहा था कि वो इतिहास में अपनी गलतियों से अगर नहीं सीखे तो वहां नीतीश बाबू और नायडू, चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं कि वो उनकी गलतियों को उनके सामने लेकर आए। जिस हमेशा नरेंद्र मोदी का पाला वो अपने आप वो जितने पावर हंग्री हैं उसी तरीके के उनके एलाइज हैं। नीतीश बाबू भी और चंद्रबाबू नायडू, ये इनका एक डेवलपमेंट विजन तो रहा है, लेकिन दोनों का पॉलिटिकल करियर में उनका स्वार्थ हमेशा दिखा है और उनका पावर हंगर भी हमेशा दिखा है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का भी अपने पॉलिटिकल करियर में। तो ये तीन इस तरीके से पावर हंग्री राजनीतिज्ञों का एक लड़ाई होने वाली है और उनका किस समन्वय हो पाता है नहीं। बीजेपी हमेशा यूज करती है कि हमारे अलाइज में समन्वय है, और तो समन्वय है हो पाता है नहीं, ये देखना होगा। हमारे लिए एज जर्नलिस्ट तो इंटरेस्टिंग होगा ऑब्जर्व करना। और हम इस पर ज़रूर अपनी नज़र रखेंगे। हम आपके वॉच डॉग्स हैं और हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, और खासकर नज़र रखेंगे इन अगले आने वाले 5 सालों में। बहुत-बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का। जो है आपका भी शुक्रिया। कैसा था कॉन्फ्रेंस?